नमस्कार साथियों। नैनीताल जिले की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे इनके प्रमुख तालों की। उन तालों में हम नल दमयंती 7 ताल के जो ताल थे वो छूट गए थे। उसके अतिरिक्त नौकुचिया ताल भी है यहाँ पर, जो कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया ताल 7 ताल में हम चर्चा कर रहे थे नल दमयंती ताल की। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि राजा नल ने अपने प्राण त्यागे और नल और दमयंती दोनों यहीं पर रहते थे, ऐसी मान्यता है। इसके 5 कोने हैं, इस तरह से इसका आकार है। 1 2 3 4 5 इसके कोने हैं और एक कोने से बाकी के कोने, चारों कोने आप नहीं देख सकते, ऐसी भी मान्यता है। नल दमयंती ताल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते आप। इससे पीछे एक किंवदंती जुड़ी है कि एक बार नल जब यहाँ पर प्रवास पर थे, उनको बड़ा ही सुंदर जगह लगी, तो यहाँ पर रहने लगे थे तो वो उन्होंने एक बर्तन में मछली रखी थी। ठीक, वो मछली बनाने के लिए जो भी कर रहे थे, वो मछली बर्तन से छिटक कर नीचे आ गई। तब से कई मछलियाँ पर अधकटी मिलती हैं, थोड़ा उनका शरीर कटा हुआ मिलता है। और तब से हमारी पौराणिक मान्यता भी है कि इस ताल में हम कभी मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर एक और ताल राम सीता और लक्ष्मण झील है। ये तीनों एक ही साथ हैं, ये तीनों ताल एक साथ हैं, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक गरुड़ ताल है। गरुड़ ताल के नज़दीक माता सीता की रसोई है। वहाँ पर मौजूद एक सिलबट्टा भी है। सिलबट्टे को अभी भी वहाँ पर रखा गया है। पुरातात्विक पुरानी एक मान्यता के अनुरूप यहाँ पर माना जाता है कि गरुड़ जो ये ताल है, इसके नज़दीक ही उनकी रसोई भी है। ठीक, 2 ताल हैं, सूखा ताल और पूर्ण ताल, जो अब अस्तित्व में नहीं है, बहुत कम उनमें पानी ना के बराबर है। इस तरह से ये 7 तालों का एक ग्रुप है। नल दमयंती झील, राम सीता लक्ष्मण 3 ये हुए, चौथा नल दमयंती हुआ, 5वां गरुड़ ताल हुआ और 6ठा सूखा ताल है, जबकि 7वां पूर्ण ताल है। हमने अभी चर्चा करी नौकुचिया ताल की। कुमाऊं का सबसे गहरी झील है। जब कभी भी आप नैनीताल घूमने जाते हैं तो ये सारे ताल आप देख करके आते हैं, जो मनमोहक है, जो अपने आप में पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं। उसके अतिरिक्त नैनीताल जिले के अंतर्गत कई सारे झरने भी हैं, वाटरफॉल हैं। अब हम उन वाटरफॉल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, एक कॉर्बेट फॉल है। जब आप रामनगर से कालाढूंगी जाते हैं तो कालाढूंगी से पहले, रामनगर से हल्द्वानी के रास्ते में कालाढूंगी जगह पड़ती है, उससे पहले कॉर्बेट फॉल नाम की जगह पड़ती है, झरना। लोग नहाने आते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, ऊपर से पानी गिरता है, बड़ा प्रसिद्ध है ये। और जब आप कालाढूंगी से नैनीताल प्रवेश करते हैं तो रास्ते में पड़ता है वुडलैंड। जितने भी पर्यटक कालाढूंगी के रास्ते से नैनीताल जाते हैं वो यहाँ अवश्य रुकते हैं। इसी के नज़दीक एक ताल भी है, सरिया ताल। ठीक, इसके नीचे है सरिया ताल। जो लोग नैनीताल जाते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, कुमाऊं के लोगों को सब जानकारी है इन चीज़ों की। मगर ये परीक्षा के लिए, क्योंकि आप उत्तराखंड के एक हर कोने से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो परीक्षा के नज़रिए से ज़रूर याद रखिएगा। वुडलैंड झरना यानी वुडलैंड वाटरफॉल कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। खुरपा ताल इससे थोड़ा सा पहले पड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक और झरना है यहाँ, बाराती रऊ नाम से। किस नाम से है? बाराती रऊ के नाम से एक झरना और है यहाँ पर, देखिए ऊपर ही दिख रहा होगा। और एक भालूगढ़ जलप्रपात, ये रामगढ़ और मुक्तेश्वर के ठीक नीचे देखिए आप, पूर्व दिशा में है भानुगढ़ जलप्रपात। हमने चर्चा करी थी कि 90% क्षेत्र इधर है पॉपुलेशन का, यहाँ मात्र 10% है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। नैनीताल का कुछ हिस्सा मैदानी है, देखिए रामनगर और उससे नीचे मैदान है। रामनगर भावर क्षेत्र है, जिसके ऊपर शिवालिक की रेंज है। रामनगर शहर बिल्कुल कॉर्नर पर है, जिस तरह से हल्द्वानी और काठगोदाम है, ये भी कॉर्नर पर है। इसके नीचे लालकुआं मैदानी क्षेत्र है। लगभग इस नैनीताल जिले का 80% क्षेत्रफल पहाड़ी है, मगर 20% क्षेत्र मैदानी है। मज़ेदार बात तो यह है कि पूरे जिले की लगभग 60% जनसंख्या इस 20% क्षेत्र में रहती है। समझ गए? 20% क्षेत्र में 60% जनसंख्या रहती है, पहली बात। दूसरी बात आप ये भी नोटिस कर लीजिए कि ये, क्योंकि इसमें शिवालिक और लघु हिमालय दोनों की रेंज आ रही है, और हमने कहा था हिमरेखा से ऊपर अगर पहाड़ होगा तो छोटी छोटी घास होगी, मखमली, बर्फ के ढकने की वजह से। लेकिन यदि वो नहीं होगा तो पहाड़ पूरी तरह से बड़े बड़े जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बड़े पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी वनों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे मैदानी क्षेत्र को ऑक्सीजन इन्हीं के जंगलों से मिलती है। हमने पौड़ी का जिक्र किया था। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो पौड़ी में है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा था। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल नैनीताल का है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा जंगल है? प्रतिशत के हिसाब से नैनीताल और क्षेत्रफल के हिसाब से पौड़ी, दोनों के बारे में आप याद कर लीजिएगा।
यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, अभी चर्चा करेंगे हम उसकी भी। यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है रामनगर के ऊपर, जो उत्तराखंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। इससे पूर्व कोई नेशनल पार्क था ही नहीं। ठीक समझ गए आप? अब हम चर्चा करने जा रहे थे प्रमुख स्थानों की। ये तो हमने आपको झरने बता दिए। इससे पूर्व ताल हमारे पूरे हो गए। पिछली वीडियोस में अत्यधिक गर्मी पड़ गई थी, गर्मी की वजह से हमने उसको रोक दिया था। असहनीय सर्दी गर्मी थी, वो पूरे पसीना ही पसीना होता जा रहा था। फिलहाल भी है गर्मी, लेकिन थोड़ा रुकने के बाद हमने आगे का वीडियो बनाने का कार्य आरंभ किया, अन्यथा हम ताल को वहीं पर कंप्लीट कर देते और झरने भी तभी कंप्लीट हो जाते। मगर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। एक वीडियो बने या 2 वीडियो बने, थोड़ा आपके सहूलियत के लिए डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन हमें भी थोड़ा अपना सहूलियत देखना है, क्योंकि पूरा टप टप करते हुए हम पढ़ा नहीं सकते थे। ठीक, तो व्यवधान के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि उस वीडियो को हमने रोका, और लेकिन उसके आगे की कार्यवाही को यहाँ पूरा भी किया। तो आप समझिए। अब हम चर्चा करते हैं नैनीताल के प्रमुख स्थानों की। पश्चिम दिशा से शुरू करते हैं। रामनगर। रामनगर को रैमजे नाम के व्यक्ति ने बसाया। ठीक, रैमजे के बारे में आप सब जानते हैं। उनके कार्यों को भी आप इतिहास के हमारे वीडियोस देखिएगा, उसमें बता दिया जाएगा। ठीक, और रामनगर की खासियत क्या है? देखिए, यहाँ लीची के पेड़ तो होते ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोसी नदी है, कोसी बैराज है, ये प्रसिद्ध जगह है। मगर कॉर्बेट सिटी के नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट का मुख्य द्वार यही है। एक कॉर्बेट का द्वार कोटद्वार में भी है, मगर वो उतना प्रसिद्ध नहीं है। जिसको भी कॉर्बेट जाना है, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, वो रामनगर ही आता है। रामनगर में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का बोर्ड भी है। अब जो आप हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देते हैं, वो रामनगर बोर्ड ही कराता है। पूरे उत्तराखंड में शिक्षा का जो दायित्व है वो रामनगर का ही है। ऊपर इसके ये पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्र है। ठीक, इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्र में गेट हैं कई सारे, जिसमें प्रमुख ढिकाला रेंज, ढिकाला गेट यहीं पर है, गर्जिया से आगे ये ढिकाला रेंज है। आगे दुर्गा देवी गेट है, कई सारे गेट हैं इसके। ढेला गेट है इधर से, ढेला की तरफ से। ठीक, बिजरानी गेट है। 5 या 6 गेट है यहाँ पर। प्रमुख उसमें ढिकाला गेट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रमुख सैलानियों के लिए खुलता है। 1 महीने पहले यहाँ पर बुकिंग करनी पड़ती है। इसीलिए रामनगर की जो अहमियत है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से है। ये पश्चिम कुमाऊं का द्वार भी है रामनगर। यहाँ से आप पहाड़ों की तरफ एंट्री करते हैं। थोड़ा आप पूरब में आएंगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कॉर्बेट का जो संग्रहालय है, जहाँ पर जिम कॉर्बेट की तलवार, बंदूक सब कुछ है, वो कहाँ पर है? वो कालाढूंगी में है। मिनी हल्द्वानी बोलते हैं इसको। रामनगर से हल्द्वानी के मार्ग पर पड़ता है कालाढूंगी। ये विधानसभा भी है, समझ गया? यहाँ पर क्या है? कॉर्बेट संग्रहालय यहाँ पर है। और कॉर्बेट फॉल, जिसकी हमने बात करी थी अभी झरने की, वो भी यहीं पर है, कालाढूंगी में। अच्छा मार्केट है यहाँ पर, ये भी एक प्रसिद्ध जगह है नैनीताल जिले की, काफ़ी ये भी बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रमुख लाल कुआं की बात करते हैं। तो लाल कुआं एक जंक्शन है ट्रेन का, ये रेलवे लाइन के लिए प्रसिद्ध है। 24 अप्रैल 1884 को उत्तराखंड में पहली रेलवे लाइन आई, काठगोदाम की लाइन, बरेली से काठगोदाम की तरफ। ये देख रहे हैं हल्द्वानी काठगोदाम। तो ये लाल कुआं एक जंक्शन है, जहाँ से एक रूट मुरादाबाद के लिए जाता है, एक काशीपुर के लिए जाता है। कुमाऊं में सबसे बड़ा जंक्शन लाल कुआं ही है, उसके बाद काशीपुर है। ठीक है, कुमाऊं का। लाल कुआं से आप ऊपर जाएंगे तो हल्द्वानी नाम की जगह है, जिसको पहले बमोरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बमोरी। फिर हल्दू आनी बोलते थे इसको, अंग्रेजों ने इसका नाम प्रोनाउंसिएशन किया तो हल्द्वानी बना। ये बहुत बड़ा शहर है भाई। हमने कहा ना, सारे पलायन किए हुए लोग यहीं आकर बसते हैं। तमाम बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल, सुशीला तिवारी अस्पताल यहाँ पर खुल गया, ट्रेनिंग उनकी। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है हल्द्वानी में। काफ़ी बड़ा ये शहर है। हल्द्वानी के निकट आप देखेंगे काठगोदाम है। काठगोदाम का पुराना नाम चौहान पाटा है, नोट कर लीजिएगा आप, चौहान पाटा। ये अंतिम रेलवे स्टेशन है कुमाऊं का, इसके बाद ट्रेन नहीं जाती। 24 अप्रैल 1884 तक काठगोदाम तक के लिए ट्रेन गई। इसको गुलाब घाटी भी बोलते हैं, जरूर आप नाम याद रखिएगा। हम स्थानों की जब बात कर रहे हैं, इसको गुलाब घाटी बोलते थे। ठीक, पुराना नाम चौहान पाटा भी है। अंतिम रेलवे स्टेशन है। 1884 में यहाँ ट्रेन आई थी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि काठगोदाम का मतलब था, एक गोदाम था मंडियों का। काठ मतलब काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ियों की मंडी थी यहाँ पर पुराने ज़माने में, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा काठगोदाम। ठीक, ये भी नोट कर लीजिए। इसके थोड़ा आप आगे जाएंगे तो रानी बाग नाम की जगह है एक, ये भी नोट कर लेते हैं, लिखना भूल गए हम। रानी बाग, रानी बाग में जिया रानी यहाँ पर आकर रुकी थी।
जिया रानी वही जिनको हम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इतिहास में पढ़ा होगा आपने इनका नाम। ये यहाँ पर रही थी। इन्हीं की याद में यहाँ पर रानी बाग में जिया रानी का मेला भी लगता है। ठीक, रानी बाग को ऋषि मार्कंडेय की भूमि कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ पर तपस्या करी थी। कौन सी जगह है वो? रानी बाग। चलिए अब हम काठगोदाम से ऊपर चलते हैं। नैनीताल और उसके आसपास के ताल हमने आपको पहले बता दिए हैं। वहाँ प्रमुख रमणीय जगह हमने आपको बता दी हैं। नैनी झील का भी हमने जिक्र कर दिया है। ब्रह्मकुंड में भगवान शंकर ने नैनी मंदिर के बारे में हमने चर्चा कर ली है। प्रमुख मंदिर की बात कर रहे थे। काठगोदाम में 2 मंदिर हैं, काली चोड़ और प्रमुख मंदिर है शीतला देवी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि शीतला देवी मंदिर में जाने से चेचक की बीमारी का इलाज हो जाता है, मान्यता है ऐसी। तो चेचक से संबंधित बीमार व्यक्ति यहाँ आते हैं शीतला देवी मंदिर में। कहाँ पर है ये? काठगोदाम से आप थोड़ा सा आगे चलिए, वहाँ ये पड़ेगा जगह, काठगोदाम के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि काठगोदाम से 3 किलोमीटर आप आगे गए तो रानी बाग पहुँच जाएंगे, और रानी बाग की चर्चा हमने इससे पूर्व कर ली है। इस क्षेत्र के बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं। पर्यटक स्थल है, साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी है। धार्मिक मंदिर का जिक्र भी हमने कर दिया है। भीमताल में एक मंदिर है भीमेश्वर मंदिर, और भीमेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की 1671 में। भीमेश्वर महादेव भीमताल के ठीक किनारे पर है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक विक्टोरिया पुल भी बांध भी है, विक्टोरिया बांध, जिसको भीमताल बांध कहते हैं। भीमताल से एक नदी निकलती है, अगर परीक्षा में पूछा जाए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बता देता हूँ, पुष्पभद्रा। कौन सी नदी निकलती है भीमताल के निकट से? पुष्पभद्रा नाम की नदी। नोट कर लीजिए आप। हालांकि परीक्षा में कभी पूछी नहीं गई, मगर मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम इसके नज़दीकी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ की थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी आपको दे सकते हैं। नोट भी कर लीजिए, अगर आप उसको याद कर पाए तो बेहतर है, क्योंकि परीक्षा का कुछ परिणाम पता नहीं कि क्या दे दिया जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं उत्तर दिशा में। ये खैरना है, गर्म पानी, एक नदी नीचे से बहती है यहाँ, श्याम ताल या श्याम झील जैसी कोई जगह है यहाँ पर। क्षिप्रा नदी बोलते हैं, उत्तर वाहिनी नदी है, उत्तर दिशा में बहती है। आप सोचिए, सारी नदी दक्षिण में बहती है पहाड़ से नीचे, कोई उत्तर वाहिनी नदी है। खैरना में जाकर ये कोसी नदी में मिल जाती है। खैरना में एक ब्रिज भी है, पुल है, जहाँ से एक रास्ता अल्मोड़ा को जाता है रानीखेत को। बड़ी सुंदर जगह है खैरना भी, गर्म पानी के निकट। हम चलते हैं इस क्षेत्र में, रामगढ़। रामगढ़ को फ्रूट बॉयल ऑफ कुमाऊं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट बॉयल, सब यानी फलों का कटोरा। किसको बोलते हैं? रामगढ़ को बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप, रामगढ़ को क्या बोलते हैं? फ्रूट बॉयल ऑफ कुमाऊं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आए थे अपने बेटी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। उनको ये जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी कुछ पुस्तक, एक बौद्ध संहिता से संबंधित एक किताब यहीं पर बैठकर लिखी। यहाँ पर एक पहाड़ी भी है जिसका नाम टैगोर हिल रखा गया है। कहाँ पर? रामगढ़ में। रामगढ़ बड़ी प्रसिद्ध जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर एक और आधुनिक मीराबाई कहलाने वाली, 1931 में आधुनिक मीराबाई कहलाने वाली महादेवी वर्मा भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने यहाँ पर अपनी कुटिया भी बनाई, वो आज भी है महादेवी कुटिया। वो संग्रहालय बना दिया गया है आजकल यहाँ पर, महादेवी कुटिया रामगढ़ में। तो रामगढ़ का अपना एक विशेष महत्व है। बात करें मुक्तेश्वर की, ये टोटल चोटीदार इलाका है, यानी ऊंची ऊंची चोटियों से निर्मित क्षेत्र है। मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर है, ये भी जानकारी रख लीजिए आप। मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर भी है। देखिए, हम भोवाली जगह बताना भूल गए। भीमताल से ऊपर है भोवाली। गांधी जी यहाँ आए थे, तो पता है आपको, 1929 में गांधी जी यहाँ पर रुके थे। ये भी सब्जियों फलों के लिए बड़ा फेमस है। इसके आगे राष्ट्रीय पादप अनुसंधान केंद्र है निगलाट में। जब आप आगे जाते हैं तो निगलाट में ये जगह पड़ती है। एक प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ याद आ गया। इससे ऊपर जाते हैं खैरना के रास्ते में कैची धाम मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध है। नीम करोली बाबा, आपने बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे देखा होगा, बहुत सारे अपने फेसबुक पे देखे होंगे। नीम करोली बाबा की बड़ी मान्यता है इधर। हनुमान जी की उपासक थे, हनुमान मंदिर भी है यहाँ पर। प्रत्येक 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। आप जा नहीं सकते उस रास्ते पर, इतना बड़ा जाम लग जाता है। इतनी बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं। अनुयायी क्या, हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। बाबा, जितने भी हनुमान भक्त हैं यहाँ अवश्य आते हैं। नीम करोली महाराज का ये मंदिर है, तो इसकी प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक है, विश्व तक है।
जिस फेसबुक पर आप इस मंदिर को देखते हैं उसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की भी इस मंदिर पर गहरी आस्था है। तो आप सोचिए इसकी अहमियत को। कैंची धाम की जाइए जरूर दर्शन करने। सभी लोग इस क्षेत्र के, जब धार्मिक आस्था की बात आती है हल्द्वानी के, सब लोग यहाँ आते हैं नीम करौली बाबा के मंदिर में, वहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। उन्हें बड़ी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किस जगह पर? यहाँ कैंची धाम में। एक जगह और है, यहाँ पर हम बताना ही भूल जाते हैं भाई घोड़ा खाल। ये रास्ता भवाली से जाता है इस तरफ, ठीक है। घोड़ा खाल में 1966 में जयमल के प्रयासों से, किसके? जयमल भाई राजा थे, रहे होंगे 1966 में। राजा तो नहीं रहेंगे, 66 में तो उपाधियां ही खत्म कर दी थी संविधान के आर्टिकल 18 के मुताबिक। उनके प्रयासों से एक सैनिक स्कूल खोला गया। कहाँ पर है ये? घोड़ा खाल पर है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। घोड़ा खाल भी बड़ी प्रसिद्ध जगह है। ये रास्ता देखिए आप, भवाली से घोड़ा खाल को रास्ता जा रहा है। तो ये रामगढ़ धारी इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन बड़ी सुंदर जगह है ये भी, आप जाइएगा ज़रूर। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? मैं तो हर जगह को सुंदर बता रहा हूँ तो आप तो परीक्षा के लिए फिलहाल याद रखिए, किस्मत अच्छी रही तो ज़रूर सब जगह घूमने का अवसर मिलेगा। इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इन जगहों को सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं भी नहीं घुमाऊँ कहीं पर, मैं भी तो सिर्फ जानकारी देखता हूँ या आपको दे रहा हूँ। भगवान इतनी उन्नति दे कि इन जगहों को, सब जगहों को याद करने वाला व्यक्ति इनके दर्शन जरूर करे। उसने मेहनत की है, जानने की इच्छा प्रकट की है। वो लोग जिनको इनके बारे में पता ही नहीं, वो लोग घुमाते हैं, सब किस्मत है। लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक। आप लगे रहिए, जरूर प्रतिफल आपको मिलेगा। इधर एक कोटा बाग झरना भी था, बहुत सारी अभी और अन्य जगह जानकारियाँ भी हैं, अन्य जगह भी हैं। फिलहाल देखिए फिर से प्रकोप शुरू हो गया है। शाम के 6 बजे उधम सिंह नगर जिला है, स्थिति देखिए आप, देखिए आप। तो अभी और जानकारी हमें देनी है, पर हम चाहते हैं थोड़ा पंखे से थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सुखा देते हैं इस पसीने को। उसके बाद अभी नैनीताल जिला कंप्लीट नहीं हुआ है, और जानकारी है। गर्मी की वजह से बार बार व्यवधान हो रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। इस बार हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस बार हम स्वयं करेंगे, अगले अध्याय में बाकी चर्चा करेंगे। पिछली बार बीच में रोक दिया था बिना बताए, आपको बता करके बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। फिलहाल ये नोट करिए। धन्यवाद।